हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जनरल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं इकोनॉमी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, पढ़ेंगे अबाउट इट्स बैकग्राउंड, इट्स कॉजेस और साथ में देखेंगे व्हाट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें इंडिया में देखने को मिलता है एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। इट वाज नीदर कंप्लीटली प्राइवेट नॉट कंप्लीटली गवर्नमेंट सेंट्रिक। ये था एक ब्लेंड, एक मिक्सचर ऑफ सोशलिस्ट एंड प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी एग्जिस्ट करती थी, बट ओवरऑल अगर मेजरली देखा जाए तो हर जगह गवर्नमेंट का कंट्रोल था। सो इट वाज प्राइमरली सोशलिस्ट, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल हर जगह था, ज्यादा था। इस इकोनॉमिक मॉडल के साथ हमें देखने को मिलती है प्लानिंग एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर इंडस्ट्रीज, ठीक है। मूविंग ऑन, बाय द 1980s द इकोनॉमी वाज फेसिंग स्लो ग्रोथ, यानी कि 1980s में हमने देखा कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थी दैट वाज स्लो। साथ में हाई फिस्कल डेफिसिट था एंड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी। अब हाई फिस्कल डेफिसिट क्या होता है पहले ये समझेंगे और उसके बाद देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। तो देखो, हाई फिस्कल डेफिसिट जब होता है जब जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू इट्स अर्निंग, ठीक है। ये देखा जाता है ओवर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे में जब भी कभी गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा हो जाएगी उसकी अर्निंग से, तो हम कहेंगे कि फिस्कल डेफिसिट है, ठीक। अब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों हो रही थी इंडिया में? बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, काफी सारी स्कीम्स लेकर आई थी लोगों के लिए, साथ में इंडस्ट्रीज पर भी मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट का था, तो वहां पर भी गवर्नमेंट का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा था। इसके बाद हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था और भी अलग अलग लेवल पर डेवलपमेंट चल रहे थे, ठीक है। तो इन सारी ही चीजों में गवर्नमेंट का पैसा लग रहा था, लेकिन गवर्नमेंट की अर्निंग जो उसका मेजर सोर्स होता है वो होता है टैक्सेस। लेकिन अब गवर्नमेंट की अर्निंग क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट की अर्निंग का मेजर सोर्स होते हैं टैक्सेस, बट जब लोग कहीं पर एम्प्लॉयड ही नहीं है या फिर ऐसा कुछ बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं है जो कि ओन्ड हो बाय द इंडिविजुअल्स, बाय द प्राइवेट सेक्टर्स, तो इतना गवर्नमेंट को टैक्सेस कहाँ से मिलेगा, ठीक। तो इस वजह से टैक्सेस इतने नहीं मिल रहे थे, बट जो एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा करना पड़ रहा था क्योंकि इकोनॉमिकली हमें कंट्री को ऊपर लेके जाना था, ठीक। तो वैसे में गवर्नमेंट ने काफी सारे बाहर से लोन्स वगैरह भी लिए थे, बट ओवरऑल जो उसका फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा हाई था। बहुत ज्यादा हाई का मतलब एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था और अर्निंग उसके सामने बहुत कम थी। तो ये हमने समझ लिया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और हाई फिस्कल डेफिसिट से क्या मतलब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। तो ये समझने से पहले हम समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज को एज अ टर्म और उसके बाद देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का क्या मतलब हुआ। तो देखो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देयर इज अ कंट्री ए, ठीक, इन्होंने इंडिया से कुछ खरीदा, तो जब ये इंडिया से कुछ खरीदेंगे तो ये इंडिया को पे करेंगे अपनी करेंसी में। सपोज इनकी करेंसी है डॉलर, तो इन्होंने आरबीआई को दिए डॉलर्स और इन्होंने अपना परचेस कर लिया। अब आरबीआई क्या करेगा, ये डॉलर तो अपने पास रख लेगा और इस डॉलर के बराबर जो रुपये में वैल्यू होगी वो आरबीआई दे देगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो अब आरबीआई के पास क्या हो गया? आरबीआई के पास हो गया फॉरेन रिजर्व। जितने अलग अलग देश इंडिया से सामान खरीदेंगे वो अपनी अपनी करेंसी में इंडिया को पे कर देंगे और ये करेंसी रहेगी विद आरबीआई। फ्यूचर में जब इंडिया इन देशों से कुछ खरीदेगा तो ये जो डॉलर था जो आरबीआई के पास था, आरबीआई इस डॉलर से इन कंट्रीज को पे कर देगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज विद इंडिया। अब जब आपके पास इस फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? तो आपके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होगा कि आप बाहर से सामान इंपोर्ट कर पाओ, ठीक। तो इसी को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की कंट्री में कमी हो जाना। कमी कब देखने को मिलती है? कमी जब भी देखने को मिलेगी जब आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से। आप सामान मंगा तो रहे हो पर आपका सामान बाहर कोई खरीद नहीं रहा, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वही बाहर जाती जाएगी, ठीक। अब ये चीज इंडिया में क्यों हो रही थी? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी वो इतनी ज्यादा फ्लरिश कर ही नहीं रही थी कि यहाँ का सामान बाहर वाले लोग लेने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो बहुत ही कम एक्सपोर्ट हो रहा था, बट वहां से बहुत सारी चीजें थी जिनकी रिक्वायरमेंट इंडिया में थी, तो इसीलिए इंडिया में तो इंपोर्ट चल रहा था, तो वहां पर हमारा ये जो फॉरेन रिजर्व था ये कंटिन्यूअसली यूज हो रहा था एंड देयरफॉर हमें देखने को मिली इसकी क्राइसिस, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। 1991 इंडिया ने लॉन्च किए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। These were guided by IMF and World Bank। क्योंकि देखो, अब इंडिया में पैसों की कमी थी तो इसीलिए इंडिया को लेना पड़ा लोन, अदरवाइज ये जो सारा कुछ चल रहा था डेवलपमेंट वगैरह हर चीज रोकना पड़ता, ठीक। तो अब इंडिया ने लोन लिया फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इन्होंने लोन दिया बट ऑन सर्टेन कंडीशंस। इन कंडीशंस को इंप्लीमेंट किया गया इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इसके मेन 3 पिलर्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीनों को साथ में बोला जाता है एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक। तो अब ये रिफॉर्म्स क्यों आए, इन तीनों के बारे में अलग अलग हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। तो मेजरली जो इसका कॉज समझा जाता है वो था रिलेटेड टू एक्सटर्नल डेट, यानी कि अभी तक जो इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा था, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और अलग अलग चीज़ों के लिए इंडिया ने काफ़ी सारे डेट लिया हुआ था फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, फ्रॉम वेरियस इंडिविजुअल्स, और ये सारा ही उसे रिटर्न करना था, इसके साथ उसे इंटरेस्ट भी देना था। तो ऐसे में इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था और साथ में क्योंकि फिस्कल डेफिसिट था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थी, तो इंडिया के पास इतना मनी नहीं था कि ये डेट को वापस दे पाए।
ठीक, अब ये ऐसी सिचुएशन बनी क्यों, तो इसके हम रीजंस देखते हैं। तो सबसे पहले ह्यूज फिस्कल डेफिसिट ड्यू टू हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट मैंने आपको अच्छे से ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, उसकी अर्निंग उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा था, इसीलिए हाई फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब जब गवर्नमेंट खर्चा करती जाएगी, उसके पास अर्निंग नहीं आएगी तो ऑब्वियसली लोन लेगी। बट अगर उस खर्चे के बाद, उस इन्वेस्टमेंट के बाद भी गवर्नमेंट की अर्निंग नहीं बढ़ रही, तो वो जो उसने लोन लिया है वो उसे वापस रीपे कैसे करेगी। ठीक, सो दैट वाज अ इशू। नेक्स्ट, अब इस डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये जो डेफिसिट हो रहा था गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ने इसको मैनेज करने के लिए क्या किया, बहुत सारी करेंसी प्रिंट करवाई। अब जब बहुत सारी करेंसी प्रिंट हुई, इनफ्लो ऑफ मनी हुआ इन द इकोनॉमी, तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि जो नॉर्मल चीजें थी, जो नॉर्मल गुड्स थे, उनके भी प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर हो गए, काफी ज्यादा हाई हो गए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कॉज था एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो इसे समझने के लिए पहले हम समझेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बाद देखेंगे एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब। तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है बिटवीन पीपल ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि एक देश के लोग और उस देश के लोगों का बाकी के देश के लोगों के साथ, बाकी की कंट्रीज के साथ जो पेमेंट हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके रिकॉर्ड को बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब अगर आपकी कंट्री में जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो पैसा बाहर जा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर इसका उल्टा हुआ कि जो पैसा बाहर जा रहा है वो ज्यादा है बट जो अंदर आ रहा है वो कम है, तो हो जाएगा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, क्योंकि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो बट आपको रिटर्न में इतना नहीं आ पा रहा। ठीक, और इसका एक रीजन क्या होगा कि आप इंपोर्ट तो ज्यादा कर रहे हो बट आप उसके कंपेयर्ड एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ठीक, तो ऐसे में आपकी स्पेंडिंग तो बढ़ जाएगी, बिकॉज जब भी आप इंपोर्ट करोगे आपको पैसे देने पड़ेंगे सामने वाले को, बट आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो इसीलिए आपकी अर्निंग कम होगी। ठीक, तो इसको कहेंगे एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपके पार्ट पे नेगेटिव है, एडवर्स है। ठीक, तो ये हमने समझ लिया इसका मतलब। नाउ नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, ये मैंने ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसमें डिक्लाइन हो रहा था, क्राइसिस हो रही थी, वो क्यों हो रहा था वो भी हमने समझ लिया। अब ऐसे में इंडिया के पास सिर्फ इतना ही फॉरेन रिजर्व बचा था कि इट कुड बेयरली फाइनेंस 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते और इंडिया बाहर से इंपोर्ट कर सकता था। इसके बाद उसके पास और फाइनेंसेस नहीं बचे थे। ठीक, मूविंग ऑन, द गल्फ वॉर ऑफ 1990-91 कॉज्ड ऑयल प्राइसेस हाई एंड वर्सेंड द सिचुएशन। अब एक तो ऑलरेडी फॉरेन रिजर्व कम था, अब जो ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था उसके प्राइसेस ज्यादा हो गए थे बिकॉज ऑफ गल्फ वॉर। तो अब एक और ये प्रॉब्लम आ गई थी ऑन द इंडियन गवर्नमेंट कि भाई ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं अब इनको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, एंड लास्टली हाई इंटरेस्ट बर्डन ऑन लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो अलग अलग जगह से बहुत सारा लोन ले रखा था, वो लोन रीपे करना था, साथ में उस पे जो इंटरेस्ट था दैट वाज आल्सो वेरी हाई। तो दिस वाज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम कि अगर हम ये लोन ही नहीं पे कर पाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे ही कॉजेस थे ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हम देखेंगे कि इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी बोला जाता था। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने लोन लिया फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक ऑन सर्टेन कंडीशंस। लोन कितने का मिला इंडिया को, $7 बिलियन का। कंडीशन क्या थी, तो 2 मेन कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लेके आए। ठीक है, यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें आप चेंज इंट्रोड्यूस करें, और ये चेंज होने चाहिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, बिकॉज दीज विल बी लॉन्ग टर्म मेजर, यानी कि बहुत लंबे टाइम में आपकी इकोनॉमी को बेटर करेंगे। ठीक है, इसके 3 पिलर्स थे। LPG रिफॉर्म, दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि आप आपकी इकोनॉमी जो है उसे ओपन करिए फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। और ये जो कंडीशन थी इसको कहा जाता है स्टेबलाइजेशन मेथड। क्यों, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म मेजर था, और ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इससे जो इनिशियल प्रॉब्लम्स इंडिया में थी जैसे कि इन्फ्लेशन, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेस फॉरेन एक्सचेंज, तो वो सारा कुछ आप इससे ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो उनकी 2 मेजर कंडीशन थी, एक कि आपकी जो इकोनॉमी है उसे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए ओपन करो, और दूसरा कि आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लेके आओ इन द फॉर्म ऑफ LPG रिफॉर्म्स। ठीक, और इसी की वजह से इंट्रोड्यूस हुए LPG रिफॉर्म्स। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट लिबरलाइजेशन। तो शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। तो देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इन वेरियस सेक्टर, यानी कि अलग अलग सेक्टर में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, उसे हटा दिया जाए, उसे रिमूव कर दिया जाए। साथ में इट इज एम टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट। जब ये रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल हट जाएंगे तो जो आपकी इकोनॉमी है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगी, हर कोई बेटर करने की कोशिश करेगा, इंप्रूव करेगा, एंड साथ में इट विल बी मोर एफिशिएंट। अब गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म किए, तो हम एक एक करके उन सबको देखेंगे। शुरू करेंगे विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें देखने को मिलता है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब लाइसेंसिंग क्या था, ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो देखो, क्योंकि गवर्नमेंट का हर चीज के ऊपर ज्यादा कंट्रोल था, तो अगर आपको कोई भी नई इंडस्ट्री शुरू करनी है, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, किसी नई जगह अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, या आपकी इंडस्ट्री आपको क्लोज करनी है, सबसे पहले आपको जरूरत होती थी लाइसेंस, यानी कि गवर्नमेंट परमिशन की। ये परमिशन डिपेंड करती है कि आप ये इंडस्ट्री कहाँ बना रहे हो। अगर आप ये सेटअप रूरल एरियाज में करते थे तो आपको परमिशन जल्दी मिल जाती थी, बट लोगों को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वहाँ इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इस चीज में। ठीक है, तो इसीलिए हमें काफी कम प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है इनिशियली, लेकिन क्योंकि आप गवर्नमेंट ने ये लाइसेंसिंग हटा दी थी तो ऑब्वियसली इंप्रूव होने वाला था इस सेक्टर में। ठीक, नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू इंडस्ट्रीज वर केप्ट विद द गवर्नमेंट, यानी कि बहुत ही कम ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि अब डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट थी, जैसे कि डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, और हो गए हमारे रेलवे। ठीक, देयर वाज आल्सो रिमूवल ऑफ MRTP एक्ट
रेस्ट्रिक्शन जो कि लगाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑन लार्ज फर्म्स। ठीक, तो ये तो हो गया कुछ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुए। तो देखो, जो आरबीआई का कंट्रोल था ओवर द इंटरेस्ट रेट एंड वेरियस अदर इश्यूज, वो कर दिया गया था कम। अभी तक क्या होता था कि किसी भी बैंक के पास कितना मनी रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, वो सारा कुछ आरबीआई बताएगा। अगर उसे किसी बैंक की वर्किंग ठीक नहीं लगती तो उस बैंक को खत्म कर दिया जाएगा। एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। बट अब रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि आरबीआई से काफी कंट्रोल ले लिया गया। अब इंडिविजुअली जो बैंक्स थी वो डिसाइड कर सकती थी कि इंटरेस्ट रेट कितनी रखनी है। अगर बैंक सही फंक्शन कर रही थी तो वो अपनी अलग अलग ब्रांचेस भी खोल सकती थी। तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखने को मिला। काफी सारी जो प्राइवेट बैंक्स थी और फॉरेन बैंक्स थी वो इंक्रीज भी हुई, उनका रोल भी इंक्रीज हुआ। जैसे कि हमें नई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखने को मिली लाइक आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कुछ रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे टैक्स रिफॉर्म। तो गवर्नमेंट की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आपकी इनकम के ऊपर लगते हैं। इनिशियली ये टैक्सेस काफी ज्यादा थे, तो बहुत ही कम लोग थे जो कि अपनी रियल इनकम शो करते थे, बिकॉज बहुत सारा उन्हें टैक्सेस देना पड़ता था। बट बाद में गवर्नमेंट ने इन्हें काफी रिड्यूस किया ताकि जो लोग हैं वो अपनी रियल इनकम भी शो करें और टैक्सेस भी भरें। ठीक, सो देयर वाज रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस ऑल्सो। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि अलग अलग गुड्स पे सर्विसेज पे लगाया जाता है, उसमें भी काफी सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडवेट एंड लेटर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये एक इंडिविजुअल टैक्स था जो कि पूरी कंट्री में एक जैसा लगने वाला था। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट को काफी सारे टैक्स भी मिलने वाला था, गवर्नमेंट की इनकम भी होने वाली थी और साथ में जो पूरा प्रोसेस है ये बिल्कुल सिंप्लीफाई भी होने वाला था। ठीक है, तो ये हो गए टैक्स रिफॉर्म्स। मूविंग ऑन, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था, उसका डेफिसिट था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो सबसे पहले तो इन 1991 गवर्नमेंट डिवैल्यूएटेड द रूपी। ठीक है, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो। अब रूपी को डिवैल्यूएट करने से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, तो देखो, जब इंडिया के रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी कंपेयर टू किसी और कंट्री की करेंसी के, तो जो यहाँ पे गुड 100 रुपए का होगा वो इनके लिए और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है वो गिर गई इनके कंपैरिजन में। तो जब इनके यहाँ पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो इनको ये बहुत ही सस्ता लगेगा और इससे यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। जब ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादा खरीदा जाएगा तो इंडिया से और ज्यादा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, और उसके बाद जब वो लोग इस चीज को खरीदेंगे तो उसकी वजह से होगा इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, यानी कि फॉरेन का जो मनी है, फॉरेन का जो एक्सचेंज है वो इंडिया में ज्यादा आएगा। ठीक, तो इस एक चीज से दो बहुत बढ़िया चीजें होंगी, एक एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ेगा। सेकेंडली, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट वो इंट्रोड्यूस, यानी कि अभी तक क्या होता था कि जो एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, बट अब ये पावर मिल गई थी मार्केट्स को। तो अब ये चीज मार्केट डिसाइड करने वाली थी ऑन द इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ लिबरलाइजेशन, तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। सो इसमें देखने को मिलता है रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ्स एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो टैरिफ लगाए गए थे ऑन द इंपोर्ट गुड्स ताकि उनकी प्राइस बढ़ जाए, लोग कम परचेस करें, उन्हें रिड्यूस कर दिया गया। तो इससे अब इंपोर्ट ज्यादा होने वाला था कंट्री में और साथ में क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया, कम कर दिया गया। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन यानी कि कितना क्वांटिटी इंपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी काफी हद तक हटा दिया गया, कितना भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। नेक्स्ट, एनकरेजमेंट ऑफ एफडीआई। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि कोई फॉरेन कंपनी या कंट्री आपकी कंट्री में करती है। ठीक है, सो इट इज इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस और कॉर्पोरेशन इन अनदर कंट्री इन द होप कि यहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिलेगा और एक ये लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होगा। ठीक है, साथ में हमें देखने को मिलती है एफआईआई, तो ये होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट। ये वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो कि किसी और कंट्री में स्टैब्लिश होती है और उसके बाद ये अपनी ब्रांच अलग अलग कंट्रीज में स्टैब्लिश करती है ताकि इनका बिजनेस बढ़े, इनका प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, जैसे कि म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो ये दो तरह का जो इन्वेस्टमेंट था ये हमें ज्यादा देखने को मिला, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। ठीक, तो ये हो गया लिबरलाइजेशन। चलो अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइवेटाइजेशन। शुरू करेंगे विद द मीनिंग। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट हैंड्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस होती है उनका ओनरशिप, उनका मैनेजमेंट प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो एक तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, दूसरा अलग अलग एंटरप्राइजेस में हमें कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगा। अगर सारा कुछ ही गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो फिर उसमें कॉम्पिटिशन नहीं होगा, बिकॉज ना कोई दो पार्टीज है, ना ही दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट है। बट जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो हर कोई अपना लेवल पे बेस्ट करना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि वो प्रॉफिट बनाए दूसरे वाले से ज्यादा, तो इसीलिए इसमें कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगा और लोगों की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। साथ में इट विल रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि काफी सारे एंटरप्राइज ऐसे भी थे जो कि अच्छा नहीं कर रहे थे बट स्टिल उनका जो फाइनेंशियल बर्डन था वो गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा था। जो लोग एम्प्लॉयड है उनका ध्यान गवर्नमेंट को रखना है, उनकी सैलरीज देनी है, ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें जो थी अब ये गवर्नमेंट के ऊपर से हट गई। ठीक, सो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन था वो भी कम हो गया। नाउ व्हाट वर द मेथड्स, क्या अलग अलग मेथड्स थे जिसके थ्रू ये प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो इसमें सबसे पहला है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है, सेलिंग शेयर्स ऑफ पीएसयूज टू प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं उनके शेयर्स बेच दिए जाते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर वाले कोई खरीद सकते हैं या फिर डायरेक्ट पब्लिक भी खरीद सकती है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था वो गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए, उनको उनका पैसा मिल गया, तो एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट हो गया गवर्नमेंट का। ठीक है, बाय सेलिंग द शेयर्स। अब नेक्स्ट होता है स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल में क्या होता है कि पूरा ट्रांसफर जो होता है मैनेजमेंट का वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। तो जब पूरा जो मैनेजमेंट है वो एक साथ प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो वो हो गया स्ट्रेटेजिक सेल। इसके बाद नवरत्न पॉलिसी। तो
अब नवरत्न पॉलिसी क्या थी, तो देखो ये कुछ हाई परफॉर्मिंग PSUs थे, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, तो इसीलिए इनको ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी, यानी इनके पास ज्यादा पावर हो गई, अब ये डिसीजन और ज्यादा खुद से ले पाएंगे। ठीक है, इनको प्राइवेट सेक्टर को सेल नहीं किया, इनको ऑटोनॉमी ज्यादा दे दी ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़े और इनका प्रॉफिट बढ़े। ठीक, सो दीज वर सम ऑफ द हाई परफॉर्मिंग PSUs, फॉर एग्जांपल ONGC एंड SAIL। इसके बाद ये है कुछ एग्जांपल्स ऑफ मेजर डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जिनके जो शेयर्स थे दे वर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर और टू पब्लिक। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि शेयर सेल किए जाएंगे, स्ट्रेटेजिक सेल में क्या होगा कि पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल दे दिया जाएगा। वही जो नवरत्नास थे ये थे हाई परफॉर्मिंग PSU जिनको ज्यादा अथॉरिटी दे दी गई। ठीक, तो ये हो गए कुछ मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट द लास्ट वन विच इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, किसी पर्टिकुलर कंट्री और पूरे ही वर्ल्ड के बीच में इंटीग्रेशन, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट इंक्लूड्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी टैरिफ नहीं होगा, कोई भी लिमिटेशंस नहीं होंगी, तो अलग अलग कंट्रीज के बीच में आपको फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, जब पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरकनेक्ट हो जाता है। ठीक, अब ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए थे, तो सबसे पहले तो जो टैरिफ्स थे और जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थी उनको कम कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स को भी इंकरेज किया गया था, जैसे कि हमने पढ़ा अबाउट डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर अलाउड इन इंडिया, वो भी हमने पढ़ लिया। एंड इंडिया आल्सो गॉट मेंबरशिप ऑफ WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन 1995। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज कमिटेड टू फ्री ट्रेड। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी थोड़ा ज्यादा हम और पढ़ेंगे आगे, तो थोड़ा सा वेट करो। उससे पहले समझते हैं आउटसोर्सिंग। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आउटसोर्स करती हैं सर्विसेज को डेवलपिंग कंट्रीज से। ठीक है, जैसे कि इंडिया। अब कोई बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, उनको रिक्वायरमेंट है ऑफ वर्कफोर्स, तो वो क्या करेंगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां से लोगों को हायर करेंगी इसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको कंपैरेटिवली चीपर लेबर मिलेगी, स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी एंड साथ में उन्हें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी मिलेगी। ठीक, तो अब कम इन्वेस्टमेंट में यहाँ से उनका काम प्रॉपर्ली होता रहेगा। और ये जो बड़ी बड़ी डेवलप कंपनीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, ये अपनी एनर्जी एंड रिसोर्स लगाएंगी इन बेटर डेवलपमेंट, इन इंप्रूविंग देयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, आउटसोर्स करेंगी सर्विसेज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे कि आपने BPOs के बारे में सुना होगा, कॉल सेंटर्स के बारे में सुना होगा, और साथ में अलग अलग सॉफ्टवेयर सर्विसेज के बारे में भी सुना होगा। सपोज कोई कंपनी है, उसे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी जहां भी उसे अराउंड द वर्ल्ड मिलेगी, जो उनका काम बढ़िया भी करेगी, एट चीपर रेट करेगी, उनसे करवा लेगी। ठीक है, वही कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कंपनी अपने पास ही वो राइट्स रखना चाहेगी, तो वो चीजें वो खुद से करेगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो एप्पल एक टेक कंपनी है। ठीक है, वो क्या करती है, वो अपना पूरा ध्यान लगाती है ऑन इनोवेशन। वही जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसे आउटसोर्स करती है फ्रॉम वेरियस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ये हो गया आउटसोर्सिंग, यानी कि कुछ काम बाहर से करवाना, दूसरी जगह से करवाना जहां आपको चीपर प्राइस मिले। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट आउटसोर्सिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, सारे ही पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इतने अच्छे से कनेक्टेड नहीं होते, तो ये जो आउटसोर्सिंग है ये कभी फंक्शन ही नहीं कर पाती। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सो WTO एस्टैब्लिश हुआ था इन 1995 और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, तो इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड एंड साथ में कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो उसे सॉल्व भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर देता है। अब इंडिया के कुछ इश्यूज हैं विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। इश्यूज क्या है, तो सबसे पहले तो देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डिमांड करती हैं कि उन्हें हर जगह ओपन मार्केट मिले, यानी कि कोई भी कंट्री ऐसी ना हो जो ज्यादा टैरिफ लगाए या फिर लिमिट करे उनके साथ ट्रेड। ठीक, वहीं ये खुद क्या करती है, ये कंटिन्यू रखती है अपना प्रोटेक्शनिज्म, मतलब कि इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेंगे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, बट ये खुद चाहते हैं कि इन्हें हर जगह फ्री मार्केट मिले, ओपन मार्केट मिले। ठीक, साथ में इंडियन फार्मर्स को काफी दिक्कतें हुई, दे वर वेरी मच अफेक्टेड। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज बाय रिच नेशन। रिच नेशन ने क्या किया कि जो उनके लोग थे, जो उनके फार्मर्स थे, उन्होंने बोला कि हम आपको सब्सिडीज देंगे, आप लोग एग्रीकल्चर करो। अब जब वहाँ के लोग ज्यादा एग्रीकल्चर करेंगे, ज्यादा वहाँ पे क्रॉप ग्रो होंगे, तो ऐसे में जो इंडिया का एक्सपोर्ट था, जो इंडिया से वहाँ जाता था, वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से इंडिया के जो फार्मर्स थे दे वर वेरी मच अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज जो कि रिच नेशन दिया करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया एडवोकेट्स फेयर ट्रेड, नॉट जस्ट फ्री ट्रेड, यानी कि सिर्फ फ्री ट्रेड होने से कुछ नहीं होगा, इंडिया ये भी चाहता है कि जो ट्रेड हो वो फेयर हो। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, सबके पास सिमिलर चीजें होनी चाहिए, सिमिलर राइट्स होने चाहिए। अगर डेवलप्ड कंट्रीज को फ्री ट्रेड हर जगह चाहिए, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी डेवलप्ड कंट्रीज में फ्री ट्रेड मिलनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इंडिया डिमांड्स, व्हाट इंडिया वांट्स, दैट नॉट ओनली फ्री ट्रेड, ट्रेड शुड आल्सो बी फेयर। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स। ये जो अलग अलग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, इनके इम्पैक्ट क्या था, तो दोनों ही तरह के इम्पैक्ट थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो जो GDP थी उसमें ग्रोथ देखने को मिली थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो गया था ऑब्वियसली, साथ में काफी ग्रोथ देखने को मिली थी सर्विस सेक्टर में, आउटसोर्सिंग वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, एंड देयर वाज राइज ऑफ एक्सपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जॉबलेस ग्रोथ थी, यानी कि GDP तो बढ़ रही थी बट लोगों को एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं मिल रहा था। एग्रीकल्चर वाज नेग्लेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए एग्रीकल्चर में ना तो कोई मेजर रिफॉर्म हुआ और ना ही एग्रीकल्चर से हमें कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट, इसकी वजह से डिस्पैरिटीज बढ़ी, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी और रूरल अर्बन डिवाइड भी हमें देखने को मिला। प्राइवेटाइजेशन लेड टू जॉब लॉसेस इन सम ऑफ द PSUs।
क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ, काफ़ी सारे जो PSUs थे वो प्राइवेट हो गए थे, तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई थी। एंड लास्टली, एनवायरमेंट एंड लेबर लॉज वीकेंड अंडर ग्लोबल प्रेशर। ग्लोबल प्रेशर पड़ा, रिफॉर्म्स लाने थे, तो काफ़ी सारी जो एनवायरमेंट एंड लेबर लॉज थे दे वर ऑल्सो वीकेंड। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। अब हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी एमर्जिंग चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस थे जो इन सब चीज़ों के बाद इंडियन इकोनॉमी को फेस करने पड़े। तो सबसे पहले तो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल वर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बिकॉज उनके लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। साथ में देयर वाज नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि ऐसी ग्रोथ नहीं कि सिर्फ रिच लोग ही ग्रो कर रहे हैं या वही लोग जो सर्विस सेक्टर में है, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। हमें ऐसी ग्रोथ चाहिए थी दैट शुड बी इंक्लूसिव, सारे लोग, सब लोगों की ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाज फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों पर भी गवर्नमेंट को फोकस करना जरूरी था। लास्टली, एंश्योर सोशल सिक्योरिटी इन लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, यानी कि जब इकोनॉमी इतनी लिबरल हो गई है, इतनी फ्री हो गई है, तो ये भी जरूरी है कि सोशल सिक्योरिटी सबको मिले, ठीक, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोई भी इम्पार्शियलिटी ना हो। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द चैलेंजेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, तो हम कंक्लूड क्या करते हैं। सो द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म चेंज इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप। इंडिया का जो इकोनॉमिक लैंडस्केप था वो इस रिफॉर्म के बाद काफी ज्यादा चेंज हो गया, हमें काफी ज्यादा लिबरलाइजेशन देखने को मिला, काफी हमने देखा अबाउट ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन पढ़ा, तो इन तीनों ही चीजों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही थे। नेक्स्ट, व्हाइल दे लेड टू ग्रोथ एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, ऑल्दो इन तीनों चीजों की वजह से इंडिया की ग्रोथ हुई, ग्लोबली इंडिया इंटीग्रेट हुआ, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए इंडिया में, बट नाउ द चैलेंज इज टू मेक द ग्रोथ मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल, यानी कि जो ग्रोथ है इट शुड बी मोर इंक्लूसिव, सब लोगों के लिए ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों को ही ग्रोथ लगे, बाकियों के साथ कुछ बेटर हो ही नहीं रहा, कुछ उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। ठीक है, साथ में इट शुड बी सस्टेनेबल, ऐसा नहीं कि ग्रोथ के लिए आप रिसोर्सेज और हर चीज को ओवर यूज कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। एंड लास्टली, इट शुड बी इक्विटेबल, इक्वल होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। ठीक, सो दिस वाज द कंक्लूजन एंड विद दिस आवर चैप्टर नंबर 3 कम्स टू एन एंड। अब अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि लेक्चर कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।